वेलकम फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में हमें राजनीति विज्ञान में 2 पेपर का अध्ययन करना है, आप जानते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत और सेकंड पेपर है भारतीय शासन एवं राजनीति। पहला पेपर हमारा राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें आप 2 शब्द देख रहे हैं, राजनीतिक और सिद्धांत। राजनीतिक क्या है, इसमें हम पूरे विषय में अध्ययन करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करते हैं पहले कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत हम वास्तविकता की व्याख्या करने के लिए जो भी विचार या विचार राशि का उपयोग करते हैं उसको हम सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। आप किसी घटना को देखते हैं, यह एक बात है। जब आप उसको बताने का प्रयास करते हैं तब आपको शब्दों या शब्दों समूहों की एक आवश्यकता होती है और उसी को हम सिद्धांत के रूप में व्यक्त करते हैं। आपने अपने पिछली क्लासेस में 10वीं तक अंकगणित और लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, इन दोनों का अध्ययन किया होगा। अब हम इसमें अंकगणित और रैखिक समीकरण जो हम पढ़ के आए हैं उसमें एक हल्का सा अंतर देखते हैं कि जैसे आप अंकगणित में आप पढ़ाई किया है आपने, तो आप 2 + 2 = 4 होता है, 3 + 1 = 4 होता है। जब आप इस तरह से इसको पढ़ते हैं तो यह आपको एक सीमित नॉलेज देता है, अर्थात 2 और 2 को जोड़ने से 4 हो रहा है। यह एक स्थायी ज्ञान है, आप इसमें कोई परिवर्तन या आपके किसी तरह से अतिरिक्त आपको मदद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रैखिक समीकरण को जिनको आप पढ़े हैं उनका बहुत व्यापक उपयोग है। अगर आप उसको देखें कि x + y = 4 है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है इसी से हम पक्षांतर करके 2 और इक्वेशन बन जाते हैं कि x = 4 - y, y = 4 - x। तो x + y = 4 का अर्थ है कि आप इसमें से किसी भी एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरा वैल्यू अपने आप उस पर चेंज हो जाएगी और दोनों का टोटल हमारा 4 आता जाएगा। तो इसमें आप रैखिक समीकरण में जो हमारी उपयोगिता हमें रहती थी कि वह हमें अंकगणित को एक व्यापक स्तर पर समझने में मदद करता है। इसमें हमने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग संख्या रख के x + y में इसको हल करने का कोशिश किया है कि अगर आप x = 20 ले लेते हैं तो y का वैल्यू जो आएगा -16 आ जाएगा। अब 60, अब उसमें प्लस माइनस का आप जिसको आप पढ़ के आए हैं उससे आप देखेंगे कि उसमें हमारा वैल्यू प्रॉपर आप जब भी रखेंगे तो x + y = 4 आएगा। तो x + y = 4 जो हमारा इक्वेशन है वो हमें 2 + 2 = 4 जो हम अंक गणित में पढ़ते थे उससे ज़्यादा हमें नॉलेज देता है। और सिद्धांत, इसी को हम जब सामाजिक विज्ञान में परिभाषित करते हैं तो इसको हम सिद्धांत के रूप में कि जो हमें घटना या किसी भी प्रकार की हमारी वास्तविकता को समझने में ज़्यादा विस्तार पूर्वक हमारी मदद करे, उसको हम सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम इसमें साइंस में इस बात को समझें कि सिद्धांत क्या होता है। तो साइंस में तथ्य प्लस कल्पना प्लस व्याख्या = सिद्धांत, हम इसको कहते हैं। अर्थात एक घटना वास्तव में आपके सामने घटित हो रही है, वो एक बात है। उसकी जब आपको व्याख्या करनी होती है तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का या शब्दों संग्रह का उपयोग करना होता है, तब हम जाके सिद्धांत का निर्माण करते हैं। आप स्कूलों में आपने संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह की शब्दावली को पढ़ा होगा। जैसे आप पूछते हैं कि किसी व्यक्ति का क्या नाम है, तो नाम अपने आप में क्या है, वह संज्ञा है और उसको क्योंकि आपको ज्ञान है कि नाम का क्या अर्थ है, तब आप उसको बता पाते हैं कि इसका यह नाम है। अर्थात आपको प्रश्न को समझने में वह सिद्धांत के रूप में सहायता कर रहा है कि संज्ञा क्या है। जैसे हम किसी जानवर के बारे में पूछते हैं कि हाथी क्या है, इसको लिखा हुआ है, तो अगर आपने देखा हुआ है तब तो आप उसको बता सकते हैं। अगर एक ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जिसने वो जानवर ना देखा हो तो फिर उसके लिए इस बात को बताना एकदम कठिन हो जाएगा कि वह कैसे बता पाएगा। राजनीति विज्ञान में भी हम ढेर सारे प्रश्नों पे विचार करेंगे, जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वास्तव में तो हम नहीं जानते कैसे उत्पत्ति हुई, तो हम वहाँ पे अपना व्याख्या करने के लिए कल्पना का उपयोग करेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ होगा। और जो हमारे आसपास तथ्य उपलब्ध हैं, तथ्य वो है जो हम जिसको देख रहे हैं अपने आसपास। अब इसमें इस तरह से हमारे ना सिद्धांत का निर्माण होता है। अब इसमें एक कहानी है, स्कूलों में आपने पढ़ी होगी, लाल भुजक्कड़ की कहानी है। उसमें यह होता है कि एक गांव से रात में एक हाथी निकलता है और हाथी के पैरों के निशान आप जानेंगे कि थोड़ा बड़े बड़े निशान दूर दूर रहेंगे सड़क पर। तो उस गांव के लोगों ने, किसी ने भी हाथी नहीं देखा था,
तो अगले दिन जब गांव वालों ने प्रश्न किया कि वहाँ कौन जानवर निकला है, तो वहाँ एक लाल भुजक्कड़ नाम का जो व्यक्ति था उसने बताया कि वहाँ पे ना हिरन निकला है और उसके पैरों में चक्की बंधी हुई थी। गांव वाले हिरन से परिचित थे और चक्की को भी जानते थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति की बात को विश्वास किया और माना कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। अब यहाँ पे तथ्य क्या है? पहला तथ्य यह है कि उस गांव से हाथी निकला, लेकिन इस तथ्य को वो लोग नहीं जान रहे हैं। उनका तथ्य, उनके सामने तथ्य क्या था कि केवल वो पैरों के निशान उन्होंने देखे हैं, जो सड़क पे उन्होंने देखे हैं, वो उनका तथ्य है, जो इसको वो सभी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे तथ्य क्या है, यह एक विवादास्पद प्रश्न रहेगा। हम जैसे अपने आसपास डेली सूरज को और चांद को आकाश में चलते हुए देखते हैं, यह हमें दिखाई देने वाला तथ्य है, लेकिन वास्तव में तथ्य क्या है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। अब ये स्थिति यह है जब हम ज्ञान को ज़्यादा स्तर पे प्राप्त करते हैं, तो तथ्य के संबंध में हमेशा स्थिति दिक्कत वाला रह सकता है कि तथ्य वास्तव में क्या है। हम वास्तविक तथ्य को नहीं जान सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको बता सकते हैं। जैसे न्यायालयों में आपने सुना होगा, देखा होगा कि वहाँ पे व्यक्ति से कहा जाता है कि जो भी आप सच जानते हैं वो बताइए। वास्तविक सच क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन जो आपने देखा है वो आप बताइए, उसमें आप जो भी आप ने देखा है उसको ठीक ठीक बताइए। तो इस तरह से तथ्य के संबंध में हम अपने सामान्य रूप में कि जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा है हम उसको तथ्य कहेंगे, और तथ्य के साथ में कल्पना करके व्याख्या करते हैं, तो उससे सिद्धांत का निर्माण होता है। दूसरा पेपर हमारा है भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें 3 शब्द हैं, भारतीय, शासन और राजनीति। भारतीय कौन है? जो भारत में रहता है या जिसको भारत राज्य की सदस्यता प्राप्त है। तो इसमें वास्तविक आंसर है जिसमें भारत राज्य की सदस्यता जिस व्यक्ति को प्राप्त है वह भारतीय है। भारत में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय नहीं हैं, जैसे अमेरिकी है या कोई यूरोपियन है, कोई अन्य महाद्वीप का या किसी अन्य देश का व्यक्ति हमारे यहाँ निवास करने लगे। नागरिकता हमारे एक आधुनिक शब्दावली है, राज्यों की सदस्यता। आपने वोटर आईडी सुना होगा, वोटर आईडी जो है वो हमारा राज्य की सदस्यता का प्रमाण है, और केवल नागरिकों को ही वोट देने का राज्य वर्तमान में अधिकार देते हैं। तो वोटर आईडी नहीं है, इसका अर्थ है कि आप राज्य की सदस्य। वोटर आईडी का बनना तो कई कारणों पे कई बार गलती से भी बन सकता है, लेकिन राज्य की दस्तावेज वोटर आईडी इस बात को प्रमाणित करता है कि आप राज्य के सदस्य हैं, और उस नाते आपको नागरिक के रूप में बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य जनता जो नागरिक नहीं है उसको प्राप्त नहीं देते। कोई भी राज्य उस तरह के अधिकारों पर अपने हिसाब से एक सीमित प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान, जैसे कि हम आप जानेंगे कि यह एकल नागरिकता का प्राविधान करता है। आप एक ही समय पे भारतीय और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई भारतीय विदेश में जाके वहाँ पे बस जाए तो फिर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। वह भारतीय मूल का तो रहेगा, लेकिन अब वो दूसरे देश का नागरिक हो जाएगा, और किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ आके भारत राज्य की नागरिकता ले ले। तो यह स्थिति भारतीय में है। हम इसको नागरिकता वाले प्रश्न पे जब बात करेंगे तो और पढ़ेंगे उसको। दूसरा उसमें है शासन और राजनीति। तो शासन और राजनीति में अंतर यह है कि राजनीति जो है वह सत्ता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और शासन सत्ता को प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग करने की कला है। कुर्सी प्राप्त करना वह राजनीति है, और कुर्सी पे आने के बाद उसका जनहित के लिए उपयोग करना वह शासन है। और अलग अलग आपने राजतंत्रों के पढ़े होंगे कि राजा अच्छा या बुरा था। तो राजा अच्छा या बुरा किस आधार पे कहा जा रहा है? वह उसके शासन के आधार पे कहा जा रहा है। अच्छा या बुरा यह सापेक्ष शब्द है, निरपेक्ष नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्य जो है उसको हम सामाजिक जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमारे लिए कुछ व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए बुरा हो सकता है। तो हम इसमें अधिकांश के मामले को ले लेते हैं कि अधिकांश को जिससे हित हो रहा है उसको अच्छा मान लेंगे, और जिसको कम को हो रहा है। लेकिन यह हमेशा ठीक नहीं होगा। अब इसमें जब आप उपयोगिता बात को पढ़ेंगे कि पाएंगे अधिकांश का अर्थ यह नहीं है कि वह हमेशा सही है। जैसे कि अधिकांश हम लोग यह मानेंगे कि रात में जागने वाला चौकीदार अच्छा है, लेकिन चोर के लिए वह व्यक्ति बुरा है, क्योंकि उसके हितों को तो नुकसान हो रहा है। तो अच्छा या बुरे में यह स्थिति में अंतर आ सकता है, लेकिन अधिकांश अर्थों में हम सभी लोग समझते हैं कि जनहित के लिए काम करे वह शासन अच्छा है, और उस सत्ता को प्राप्त करना वह
राजनीति है कि कैसे कुर्सी प्राप्त की जाए। राजतंत्रों के समय पे इसके लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ता था। जो भी राजा है उसको हटा के दूसरा राजा हिंसा के माध्यम से ही आ पाता था। वर्तमान में जो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें चुनावों के माध्यम से हम शासन को प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वह दल बना सकते हैं और फिर अगर जनता का उनको समर्थन प्राप्त होता है तो वह शासन में आ सकते हैं। तो यह एक अहिंसक प्रक्रिया है सत्ता का हस्तांतरण। जो भी समूह जिसको जनता समर्थन देती है वह सत्ता में आ सकता है। राजतंत्रों में हिंसा के माध्यम से होता था। तो इसमें आपको स्पष्ट होना चाहिए कि राजनीति जब हम पढ़ रहे हैं, आप बीए फाइनल में लोक प्रशासन को पढ़ेंगे कि शासन हमारा कैसे काम करता है। हम इसको